बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यूनिट 19 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसी से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ कैलकुलेशन और एनर्जी कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें आपसे कहा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इमिटेड इन द लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन एटम का जब स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो आपने डिफरेंट सीरीज को स्टडी किया था, जिसमें डिफरेंट सीरीज थी लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज एंड सो ऑन। अभी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लेमन सीरीज से रिलेटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया। लेमन सीरीज में जो लोअर एनर्जी स्टेट थी उसकी वैल्यू थी 1 और आप जानते हो कि लोअर एनर्जी स्टेट को जब आप डेटा में लिखते हैं तो उसके लिए सिंबल यूज किया जाता है P। सो P की वैल्यू इसमें क्या है, 1 है। यह आपने याद रखना है कि जो डिफरेंट सीरीज हैं उनमें लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू क्या होती है। सो लेमन सीरीज में जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू तो हो गई 1। अब उसने आपसे कहा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें। सम टाइम वो आपसे कहेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें, सम टाइम वो किसी सिचुएशन में कहेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें। इसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स बताती हूं जो आपने याद रखने हैं। वो पॉइंट ये हैं कि अगर वो आपसे कहे किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो पहली तो बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि उस सीरीज की जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी वैल्यू क्या है। अभी हम जो पर्टिकुलर सीरीज देख रहे हैं वो है लेमन सीरीज। सो इसमें जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो तो हो गई 1। अब अगर वो हमसे कहे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो इसके लिए जो आप हायर एनर्जी स्टेट लेंगे वो आप लेंगे इन्फिनिटी। या आपने हमेशा याद रखना है किसी भी सीरीज में जब आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो जो हायर एनर्जी स्टेट जिसे आप n कहते हैं उसकी वैल्यू आपने इन्फिनिटी पुट करनी होगी और लोअर एनर्जी स्टेट जो उस पर्टिकुलर सीरीज की होगी वही आप यूज करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी स्टेट इन्फिनिटी से लोअर एनर्जी स्टेट फॉर 1 आएगा डीएक्साइट होकर तो जो एनर्जी वो एमिट करता है वो एनर्जी होती है मैक्सिमम। और जब एनर्जी मैक्सिमम हो तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम होती है और वेव लेंथ फिर शॉर्टेस्ट हो जाती है। अब इसके रिवर्स प्रोसेस, अगर वो आपको शॉर्टेस्ट की बजाय कहे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। इसके लिए अगर आपको उस सीरीज की लोअर एनर्जी स्टेट पता है, जैसे कि इस केस में हमें पता है कि अगर आपने लेमन सीरीज करनी है तो इसका जो लोअर एनर्जी स्टेट है दैट इज P वो आपके पास 1 है। जैसे यहां पर भी P क्या था, 1 था। अब अगर आपसे कहा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो 1 से अगली स्टेट कौन सी होगी, वो होगी 2। सो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्टेट जो कि स्टेट नंबर 2 है वहां से डीएक्साइट होकर जब लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर आएगा तो जो वेवलेंथ वो इमिट करेगा इन केस ऑफ लेमन सीरीज वो होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी तो एनर्जी फिर क्या होगी, मिनिमम होगी। सो आप याद रखें कि जब भी किसी भी सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी होगी तो हायर एनर्जी स्टेट इन्फिनिटी लेंगे आप और लोअर एनर्जी स्टेट उस सीरीज की जो भी होगी उसे आप कंसिडर कर लेंगे और इस इन्फिनिटी से लोअर एनर्जी स्टेट की डीएक्साइटेशन में एनर्जी मैक्सिमम इमिट होगी और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए किसी भी सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो उस सीरीज की जो आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है उससे जो नेक्स्ट स्टेट होगी उस स्टेट से जब आप उस लोअर एनर्जी स्टेट पर डीएक्साइटेशन ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी और एनर्जी आपके पास मिनिमम होगी। अब इसी क्वेश्चन में जब उसने आपसे कहा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो इसमें देखें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपने हायर एनर्जी स्टेट क्या लेनी है, इन्फिनिटी लेनी है। सो जब आप डेटा लिखेंगे तो लोअर एनर्जी स्टेट है 1 और आपके पास जो हायर एनर्जी स्टेट n की वैल्यू होगी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन वो चेंज कर दे और आपसे कहे कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फोटोन कैलकुलेट करें इन लेमन सीरीज फिर आप क्या करेंगे, फिर P तो 1 ही रहेगा
लेकिन जो n की वैल्यू है वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी? वो इस 1 से अगली स्टेट होगी। वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली n की वैल्यू फिर आप 2 लेंगे, क्योंकि 1 से अगली जो स्टेट होगी वो सेकेंड स्टेट होगी। सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए अगर ये क्वेश्चन होता तो n की वैल्यू यहां पर आपने 2 लेनी थी, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसमें आपने सिंपली वही डाटा है जो भी मैंने आपको बताया, इसमें रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी आपने डाटा में लिखनी है और वो वैल्यू है 1.0974 10⁻⁷ पर मीटर। और आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली वही फार्मूला यूज किया जो आपने पढ़ा था, 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। अब इसमें सिंपली हमने डाटा वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻⁷ और 1/p² में p की वैल्यू क्या है? 1। सो 1/1² और n की वैल्यू आपने शॉर्टेस्ट के लिए क्या ली? इन्फिनिटी ली। सो 1/∞। और आपको मालूम है किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? वो नंबर 0 हो जाता है। ये वाला जो फैक्टर है ये ऑब्वियसली 1 हो जाएगा और ये 1/∞ तो इट विल बी 0। सो 1.0974 इंटू 10⁻⁷, ये आपके पास 1/λ की वैल्यू आई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? आपको इस रेसिप्रोकल फॉर्म की वैल्यू नहीं चाहिए, बल्कि आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू चाहिए जो कि डिनोमिनेटर में है। सो जब आप इसको डिनोमिनेटर से अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो इस साइड पर भी आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो इसके लिए जब आप राइट हैंड साइड के इस फैक्टर का रेसिप्रोकल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। और वेवलेंथ की वैल्यूज मोस्टली आप लिखते हैं नैनोमीटर में। सो इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 91। डेसिमल आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो इट विल बी 10⁻⁹ मीटर और 10⁻⁹ होता है नैनो। सो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इस सिचुएशन में एमिट होगी उसकी वेवलेंथ होगी 91 नैनोमीटर। सो आपने याद रखना है कि किसी भी सीरीज की लोअर एनर्जी स्टेट क्या है। अगर आपको लोअर एनर्जी स्टेट पता है तो आप शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आसानी से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपका अगेन सीरीज से ही है, बट यहाँ पर पेस्टन सीरीज की बात है। इसमें इसने कहा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ पेस्टन सीरीज। इसमें आपने सेकंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। सो पहले अगेन आपको पता होना चाहिए कि पेस्टन सीरीज में लोअर एनर्जी स्टेट क्या है। पेस्टन सीरीज में लोअर एनर्जी स्टेट की वैल्यू होती है 3। सो आपके पास P की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब अगर आप फर्स्ट लाइन वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए 3 से जो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट होगी वो होगी 4। जब 4 से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर थर्ड स्टेट पर आएगा तो फर्स्ट वेवलेंथ एमिट होगी। सो नेक्स्ट जो स्टेट होगी वो होगी 5। सो जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होकर थर्ड में आएगा तो वो सेकेंड वेवलेंथ एमिट करेगा। सो अगर आप इस तरह ड्रॉ करें कि ये आपके पास थर्ड स्टेट है, इससे अगली क्या होगी? फोर्थ, इससे अगली क्या होगी? फिफ्थ। ये आपके पास पेस्टन सीरीज की लोअर एनर्जी स्टेट है जिसे आप P कहते हैं। अब अगर हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट यानी n की 2 वैल्यूज हों तो इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ स्टेट से थर्ड में आएगा तो फर्स्ट लैम्डा एमिट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी स्टेट से थर्ड में आता है तो सेकेंड वेवलेंथ की वैल्यू एमिट होगी। सो अब हमने सेकेंड लाइन जो एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हम n की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 5, क्योंकि इसमें उसने हमें ये नहीं कहा शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, बल्कि उसने कहा सेकेंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करें। तो n की वैल्यू सेकेंड लाइन के लिए क्या हो जाएगी? 5, और रेडबर्ग कांस्टेंट आपने डाटा में लिखा। अब आपने वेवलेंथ और सेकेंड लाइन कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही फार्मूला यूज करना है।
इस फार्मूला में आपने दोबारा से सारा जो भी डाटा है वो आपने पुट किया। रेडबर्ग कांस्टेंट 1.0974 10 टू पावर 7। P क्या होता है पेस्टन सीरीज में, वो होता है 3, तो 1/3 स्क्वायर माइनस n की वैल्यू सेकेंड स्टेट के लिए क्या है 5 है। अब आपने सिंपली इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है क्योंकि इसमें एज सच कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब इसमें 1/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.1111 और 1/25 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.04। अब 1.0974 10 टू पावर 7 फैक्टर एज इट इज लिख दिया। अब आपने इन दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 0.711। अब इस फैक्टर को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 780251.4। ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर 1/λ ही मूव करता हुआ आ रहा है। सो यहाँ तक आप 1/λ ऑफ सेकेंड लाइन तक पहुँचे हैं। अब इसमें आपके पास जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर ऑब्वियसली ये 1/λ की वैल्यू है और आपने लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए आप ऑब्वियसली इसमें रेसिप्रोकल की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके पास जब लैम्डा सेकंड की फॉर्म में आएगा तो आप राइट हैंड साइड पर इस फैक्टर का भी ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 1.2816 इंटू 10 टू पावर -6 मीटर। जो इसमें ऑब्वियसली अगेन अगर आप वेवलेंथ को नैनोमीटर के यूनिट में कन्वर्ट करें तो आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पर -9 बनाने के लिए मूव करेंगे। जब डेसिमल यहाँ आया तो ये बन जाएगा -7, यहाँ मूव हुआ तो ये बनेगा -8 और यहाँ पर मूव करेगा तो ये हो जाएगा -9। सो आपके पास होगा 1281.6 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर और ये होगा 1281.6 नैनोमीटर। सो आपके पास पेस्टन सीरीज में जो सेकेंड वेवलेंथ आपको मिलेगी वो मिलेगी फ्रॉम एनर्जी स्टेट 5th टू डी एक्साइटेशन टिल एनर्जी स्टेट 3 और इसमें जो वेवलेंथ एमिट होगी वो होगी 1281.6 नैनोमीटर। ये था आज का सेकेंड न्यूमेरिकल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में अगेन आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया, पेस्टन सीरीज ही है अगेन और आपसे कहा गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करें। आपको मैंने फर्स्ट बोर्ड पे समझाया था कि किसी भी सीरीज में अगर आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसकी लोअर एनर्जी स्टेट से जो नेक्स्ट स्टेट होगी उससे जब लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ डी एक्साइटेशन होगी तो आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एमिट होगी। सो इसमें आपके पास जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो है आपके पास 3। ऑब्वियसली जब आप एनर्जी स्टेट नेक्स्ट वाली कंसिडर करेंगे तो वो हो जाएगी 4। सो जब इलेक्ट्रॉन इस फोर्थ एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होकर थर्ड एनर्जी स्टेट पर आएगा तो जो वेवलेंथ वो एमिट करेगा वो होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 4 और p की वैल्यू हो जाएगी 3। बाकी सारी वही वैल्यूज हैं जो आप प्रीवियस दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज करते हुए आ रहे हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट अगेन 1.0974 इंटू 10 टू पावर 7 और p की वैल्यू है पेस्टन सीरीज के लिए 3 तो इट विल बी 3 स्क्वायर और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए नेक्स्ट एनर्जी स्टेट है 4 विच इज 4 स्क्वायर। इसमें अगेन आप इसको सिंपल स्टेप्स से ही सॉल्व करेंगे, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। इट विल बी 1/9, इट विल बी 1/16। अब इसमें ये जो आपके पास ब्रैकेट में फैक्टर है इसे आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1/9 अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 0.1111 और ये वाला 1/16 जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.0625। इन दोनों फैक्टर्स को अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज लिख दी। इन दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इट विल बी 0.6
अब आपने इसमें जब इनको मल्टीप्लाई किया दोनों फैक्टर्स को तो इट विल बी 5333336.4 और याद रखिएगा कि आपके पास 1/λ की वैल्यू आ रही है. इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अगर आपने इसमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अगेन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर इस फैक्टर का रेसिप्रोकल सॉल्व करेंगे. जब आप इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1.875 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. अगेन इसे नैनोमीटर में चेंज करने के लिए आप डेसिमल को मूव करें तो आपके पास यहाँ जब गया डेसिमल शिफ्ट हुआ तो इट विल बी -7, फर्दर मूव हुआ -8, फर्दर मूव हुआ तो -9. इट इज 1875 into 10⁻⁹ meter. So finally wavelength is 1875 nanometer. So dear student, ये था आज का थर्ड न्यूमेरिकल. आपने देखा कि सारे न्यूमेरिकल एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं. सिंपली आपको चंद एक सिंपल पॉइंट्स याद रखने हैं कि हर सीरीज की जो लोअर एनर्जी स्टेट है वो क्या है, और अगर आपने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो नेक्स्ट एनर्जी स्टेट से डी एक्साइटेशन करेंगे, और अगर आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो फिर आप इन्फिनिटी से उस सीरीज की जो लोअर एनर्जी स्टेट है वहां पर डी एक्साइटेशन को ऑब्जर्व करेंगे. अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखते हैं. इसमें भी आपको बाल्मर सीरीज से रिलेटेड वेवलेंथ कैलकुलेट करने को कहा गया है. क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इज इमिटेड एज द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉल फ्री फ्रॉम n इक्वल्स टू इंफिनिटी टू n इक्वल्स टू 2. इसका मतलब यह है कि बाल्मर में जो डिफरेंट वेवलेंथ की सीरीज आप ऑब्जर्व करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बेसिकली हायर एनर्जी स्टेट विच इज इंफिनिटी वहां से डी एक्साइट होकर आता है लोअर एनर्जी स्टेट 2 तक. अब इसमें डिफरेंट डी एक्साइटेशंस पॉसिबल होंगी. कभी इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट से 2 पर आएगा, कभी फोर्थ से वो 2 पर आएगा डी एक्साइट होकर, कभी फिफ्थ से 2 पर आएगा. सो इन डिफरेंट डी एक्साइटेशंस में एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ आपको मिलेगी. अब उसने कहा कि ये जो पर्टिकुलर इंफिनिटी से 2 तक की डी एक्साइटेशन है, इस डी एक्साइटेशन में जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें. अगर इस डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो है 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस एनर्जी डिफरेंस को यूज करके आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है फॉर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू एनर्जी स्टेट नंबर 2. इसमें अगर आप डेटा नोट करें तो फर्स्ट जो आपको डेल्टा ई की वैल्यू दी गई है, बेसिकली ये डी एक्साइटेशन है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है फ्रॉम इंफिनिटी टू एनर्जी स्टेट 2. अब इन दोनों स्टेट्स का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो है एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई विच इज 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आप इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को जाउल में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जाउल में. फिर आपने जो डाटा खुद से लिखना है वो है कांस्टेंट की वैल्यूज, जिनमें से आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखी और स्पीड ऑफ लाइट की भी वैल्यू नोट कर ली. अब आपने जो कैलकुलेट करना है वो है वेवलेंथ, और आप इसी एनर्जी डिफरेंस वाली इक्वेशन को यूज करेंगे विच इज En माइनस EP इक्वल्स टू HF, क्योंकि ये जो डेल्टा ई है बेसिकली ये HF के इक्वल होता है. अब इसे आपने डेल्टा ई लिख दिया, HF को आप वेवलेंथ की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो HF को आप लिखते हैं HC ओवर लेमडा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है जी, V इज इक्वल टू F लेमडा के अकॉर्डिंग C हो जाएगा F लेमडा के इक्वल. यहाँ अगर आप F की इस इक्वेशन से वैल्यू पुट करें तो वो है C डिवाइडेड बाय लेमडा. सो F क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाय लेमडा. अब आप अगर देखें तो आप वेवलेंथ बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप वेवलेंथ को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें.
वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, hc डिवाइडेड बाय डेल्टा E। आपको डेल्टा E भी डेटा में गिवन है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी वैल्यूज आपको डेटा में मालूम है, सो आप सिंपली इनको पुट करेंगे और वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। h है 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, c है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू पावर 8, और डेल्टा E की वैल्यू आपने जो जाउल में कन्वर्ट की है वो है 5.44 इंटू 10 टू पावर -19 जाउल। जब आप इस पूरे फैक्टर को डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ की जो वैल्यू आएगी वो है 365 इंटू 10 टू पावर -9 मीटर। -9 अगेन क्या है जी, दैट इज नैनोमीटर। सो आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी 365 नैनोमीटर। सो फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनर्जी स्टेट नंबर 2 जब डी एक्साइटेशन हो तो जो वेवलेंथ एमिट होती है वो होती है 365 नैनोमीटर। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स की क्या स्टेटमेंट्स है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ फोटोन इज एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम which undergoes a transition from n equals to 3 to n equals to 2। यानी इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में आ रहा है इन हाइड्रोजन एटम। इस डी एक्साइटेशन में जो एनर्जी डिफरेंस रिलीज हुआ वो कैलकुलेट करें, जो इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ फोटोन होगी वो भी आपने कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। ये वही इक्वेशंस आप यूज करेंगे जो आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में यूज की। एज सच इस न्यूमेरिकल में भी कोई नई इक्वेशन नहीं है। अगेन इसमें आपको एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग एनर्जी स्टेट 3 एंड 2 गिवन है। सो आप जो एनर्जी डिफरेंस होगा 3 और 2 का उसको लिखेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू En माइनस EP। ये एनर्जी डिफरेंस जब आपने लिखना है तो जो N है दैट इज हायर एनर्जी स्टेट वो है 3 और P है लोअर एनर्जी स्टेट दैट इज 2। सो E3 माइनस E2 यही एनर्जी डिफरेंस जो रिलीज होगा ये आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपने जब टॉपिक पढ़ा था तो एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर, और इसमें आपके पास जो वैल्यू आती है एनर्जी की वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें जो n होता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट का नंबर होता है। अगर आपने सेकेंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप E2 कैलकुलेट कर रहे होंगे और यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर। अगर आपने थर्ड एनर्जी स्टेट की करनी है तो -13.6 को 3 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली फोर्थ या फिफ्थ आप किसी भी एनर्जी स्टेट की जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसे इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको थर्ड और सेकेंड एनर्जी स्टेट की वैल्यू चाहिए। सो आप इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, n को पुट करेंगे 3 और फिर यहाँ पर n को पुट करेंगे 2। सो आपने इसी इक्वेशन को यूज करते हुए -13.6 ओवर 3 स्क्वायर माइनस एंड देन दिस -13.6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। जब आप इसको 3 स्क्वायर यानी 9 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी -1.51 और इसे जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3.4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1.89 और ये वैल्यूज थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो आपके पास जो एनर्जी डिफरेंस रिलीज हुआ वो है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से डी एक्साइट होकर सेकेंड एनर्जी स्टेट पर आया, किसमें, इन हाइड्रोजन एटम। ये था पार्ट ए जो आपने सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लिया। अब हम करते हैं पार्ट बी जिसमें आपने कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ और इसी डेल्टा E से ही लिंक्ड हम इक्वेशन यूज करेंगे डेल्टा E इज इक्वल टू HF। इसमें आपने जब वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो हम पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमने पार्ट सी में कैलकुलेट करनी थी, जबकि जो पार्ट बी में आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद करेंगे। अब इसमें आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और एनर्जी जो आप यूज कर रहे थे वो थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जाउल में। 1.89
and you know 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to power minus 19. So जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाउल में. और साथ ही आप ये करें कि फ्रीक्वेंसी के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें और डिवाइड कर दें. जब आप इन दो फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास आएगी वो है 4.56 इंटू 10 टू पावर 14 और ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स. ये आपके पास बहुत ही सिंपल मेथड से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अब आपने वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है. सो वेवलेंथ के लिए जब आपने ये इक्वेशन यूज़ की तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सिंपल है वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करना, क्योंकि c स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, ये है फ्रीक्वेंसी जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो c ओवर f हो जाएगा. c की क्या वैल्यू है, c है 3 इंटू 10 टू पावर 8 और फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू है जी, वो है 4.56 10 टू पावर 14. सो जब आप इन दो फैक्टर्स को डिवाइड करेंगे यू विल गेट वेवलेंथ विच इज 658 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर और इसको आप लिख सकते हैं 658 नैनोमीटर. सो आपने देखा कि सिंपल, अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो बहुत ही आसान है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना. आपने एनर्जी, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन वेवलेंथ को बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर लिया. अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि आज के लास्ट न्यूमेरिकल की क्या स्टेटमेंट है. जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं. इसमें आपसे कहा गया फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट केपेबल ऑफ आयोनाइजिंग अ हाइड्रोजन एटम. यानी अगर आपने हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करना है तो जो लाइट आप यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी स्टेट 1 से मूव करवा सके एनर्जी स्टेट इंफिनिटी तक, उस लाइट की ऑब्वियसली फिर एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ फिर शॉर्टेस्ट होगी. और उस लाइट की जिसे आप यूज करेंगे उसकी जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो आपने कैलकुलेट करनी है. फिर उसने कहा कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम. वही लाइट जिसकी आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे उसी की ही आपने फिर एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है. सो इसमें डाटा होगा आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट 1, क्योंकि आपने आयोनाइज करना है तो हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगी इंफिनिटी और कांस्टेंट वही हैं जो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट. इसमें आपने वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड देन एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ वो भी कैलकुलेट करनी है. वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए वही फार्मूला जो हम स्टार्ट से यूज करते आ रहे हैं, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH 1 ओवर p स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, इसी को यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ की वैल्यू. रेडबर्ग कांस्टेंट आपको पता है 1.0974 इंटू 10 टू पावर 7. p आपके पास लोअर एनर्जी स्टेट है, दैट विल बी 1. n आपके पास हायर एनर्जी स्टेट है और अगर आपने आयोनाइज करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है, क्योंकि इसमें आपके पास आ रहा है फर्स्ट फैक्टर 1 और 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इट विल बी 0. सो आपके लिए बहुत ही सिंपल, यही जो आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट है वही वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर लैम्डा की. लेकिन आपको तो लैम्डा चाहिए, सो इस रेसिप्रोकल फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मीटर. अगेन आपको नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप डेसिमल को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी 91.1 और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 9 जो कि होगा नैनो, तो ये हो जाएगा 91.1 नैनोमीटर. अब हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट के लिए जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो है E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा. अगेन इसमें कांस्टेंट c है, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34
और स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ 8। इस सारे फैक्टर को आपने वेवलेंथ से डिवाइड करना है, दैट इज 9.11 × 10⁻⁻8। इन दोनों फैक्टर्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो है दैट इज 2.1819 × 10⁻⁻18 जूल। अब इस एनर्जी को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 1.6 × 10⁻⁻19 के साथ। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपने इससे डिवाइड किया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वैल्यू आई 13.619 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि आज के जो फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल थे उनमें एक ही जैसे फार्मूलाज यूज हो रहे थे एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में जो रिमेनिंग 6 न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।